Yeah. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी और उनके युग के बारे में। तो आज की वीडियो का नाम जो है वो है गांधी युग है, जो कि 1915 से 1948 तक चला। कुछ किताबों में 1947 तक भी है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि मैंने 1948 तक लिया है क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 1948 में ही महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। और ये एक नाम से और जाने जाते हैं अहिंसा के सूचक, यानी कि अहिंसावादी थे। अहिंसा को बहुत अधिक मानते थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन हर समय से मिलती रहे और इम्पोर्टेंट्स वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए। जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम कराती है, उसमें इस गांधी युग जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक अलग ही टॉपिक है, गांधी युग। इससे एक दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में, प्रत्येक शिफ्ट में ज़रूर ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बुक के बारे में तो पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी पेपर के हिसाब से है वो इस वीडियो में लेकर हम आए हैं आपके लिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर। आगे चलने से पहले दोस्तों मोटिवेशनल क्वेट्स की ओर लेकर चलते हैं कि अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है, क्योंकि अगर आप भीड़ में चलोगे तो उसमें आपकी कोई पहचान नहीं होगी। अगर भीड़ से हटकर चलोगे तो उसमें जो है ना आपको एक अलग ही पहचान मिलेगी, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। तो दोस्तों, अगर अपनी पहचान बनानी है तो कुछ अलग ही करने की सोचो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं आज के टॉपिक जो हमारा गांधीवादी युग, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात अगर गांधी जी की हो रही है तो उनके जीवन परिचय के बारे में भी हमको बहुत कुछ जानना है। तो दोस्तों, गांधी जी का जीवन परिचय। तो गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? वो है पोरबंदर, गुजरात। इसके साथ इनके पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह भी बहुत ही पूर्व में हो गया था, यानी कि जब ये बचपन में ही थे, अपने पढ़ाई कर रहे थे, मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा बाई गांधी जी से हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी एक अच्छे परिवार से आते थे और इनके जो आगे की शिक्षा हुई 13 वर्ष के बाद की, उन्होंने ब्रिटेन में रहकर की। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे वे 1889 से लेकर 1891 तक रहे। और वहीं पर उन्होंने इंग्लैंड में ही बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की, यानी कि वकील की। इन्होंने वकालत भी की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जब ये भारत में थे तो यहाँ पर एक मुस्लिम व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा गांधी जी के सामने कि दक्षिण अफ्रीका में जो है बहुत ही भेदभाव है काले और गोरों के बीच में। तो इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कई चुनौतियों का सामना भी करा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर देखा गोरे लोगों को और काले लोगों में बहुत ही भेदभाव था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो व्यापारी जी थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों में बहुत ही भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जब वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना आई कि जिसको बहुत ही प्रभावित किया। गांधी जी को उस घटना ने बहुत ही प्रभावित किया और वो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वह घटना यह थी, उस घटना का नाम क्या था? तो ये घटना ये थी कि जब वे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो जो डरबन स्टेशन थे वहाँ से प्रिटोरिया स्टेशन तक एक ट्रेन यात्रा कर रहे थे। तब उस ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंगभेद के चलते बीच यात्रा में ही पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन में ट्रेन से नीचे उतार दिया।
तो दोस्तों इतना भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में कि काले और गोरे लोगों को अलग ही रखा जाता, मतलब गोरे लोग काले लोगों से भेदभाव बहुत करते थे। और हम भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षा बहुत ही मतलब काले थे, इतने गोरे नहीं थे दिखते दक्षिण अफ्रीका में थे। और वहाँ पर जो काले लोग रहते थे उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। तो चलते हैं आगे। आगे है दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य। मतलब जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए। तो 1894 में, जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, तो 1894 में जाते ही गांधी जी द्वारा अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की गई। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने देखा रंग भेद की नीति चल रही है, तो इन्होंने अपनी एक संस्था बना ली जिससे कि ये उसको उखाड़ फेंके, रंग भेद को समाप्त कर दे। फिर क्या हुआ, फिर 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार को प्रकाशित किया। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द इंडियन ओपिनियन। ये 1903 में गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ये प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है 1904। 1904 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई। तो दोस्तों 1904 में फिनिक्स आश्रम जो था वो भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। फिर 1906 में क्या हुआ, 1906 में गांधी जी द्वारा उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया, जिससे वे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांगों को पूर्ण कराना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने वहाँ पर आंदोलन स्टार्ट कर दिया जो सत्याग्रह था। तो इनका जीवन का प्रथम सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में, जो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने अपनी मांगों को पूर्ण कराना चाहा। चलते हैं आगे। और फिर दोस्तों फिर 1909 में इसके बाद 1909 में उन्होंने हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की भी रचना की। तो दोस्तों जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये कब प्रकाशित हुई, ये हुई 1909 में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है गांधी युग। कि गांधी युग क्या क्या है, जो 1917 से 1947-48 तक चला, जिसमें गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलते हैं आगे की ओर। तो क्या है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रहने के क्रम में उन पर लियो टोल्स्टॉय नामक लेखक की बहुत प्रभाव पड़ा। जो एक लियो टोल्स्टॉय नामक लेखक थे दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ पर जो उनकी जो बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ा गांधी जी पर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक है गांधी जी की भारत वापसी, यानी गांधी जी भारत कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी पुनः भारत 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, और इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को, यानी कि 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे इस दिन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जब वे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आ गए, तो इसी क्रम में उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यानी कि इसके बाद उन्होंने अपना गुरु मान लिया गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। ये पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब ये गांधी जी वापस आए थे भारत, तो ये इनसे गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि आप एकदम से राजनीति में मत उतरिए, पहले भारत की स्थिति को समझिए। तो इन्होंने भारत में घूमकर पहले भारत की स्थिति को समझा और फिर जो है अपनी भूमिका निभाई। तो चलते हैं आगे। तो गांधी युग की शुरुआत होती है अब इनके जीवन की। तो गांधी युग 1917 में चंपारण बिहार, जो कि बिहार में एक स्थान है चंपारण, उसके एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले। तो दोस्तों 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर 3 कठिया प्रणाली चलती थी, एक उसके बारे में गांधी जी को जानकारी दी।
और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा और वहाँ के किसानों की स्थिति के ऊपर कुछ कदम उठाने की मांग की थी। 3 कठिया प्रणाली में किसानों को 20 कट्ठे ज़मीन में 3 गट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी कि जो किसी किसान के पास 20 गट्ठे ज़मीन है तो उसमें जो 3 गट्ठे हैं वो केवल नील की खेती ही होगी उसमें, और वो भी ऐसी वाली भूमि 3 गट्ठे भूमि जिस पर जो अधिक उपजाऊ हो, जो अधिक पैदावार उत्पन्न करती हो। ठीक है दोस्तों, ये मतलब अनिवार्य कर रखा था अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों पर। जो बिहार में किसान थे चंपारण में, वहाँ पर नील की खेती अनिवार्य कर रखी थी कि चाहे कुछ करो या मत करो, नील की खेती ज़रूर करनी है। तो इस पर क्या हुआ फिर, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल जी के जो है निमंत्रण को वो अपना लिया था और वे चंपारण बिहार के लिए चल दिए। वहाँ उन्होंने किसानों की बुरी हालत पर दृष्टि डाली, यानी कि वे चंपारण गए और किसानों की हालत देखी। तो उनकी तकलीफ़ को समझते हुए इस 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1917 में भारत में अपने पहले सत्याग्रह शुरुआत की, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। तो दोस्तों, वे बिहार गए और फिर चंपारण के किसानों से मिले तो उन्होंने वास्तव में जाना कि जो वहाँ पर किसान है बहुत ही अधिक परेशान है अंग्रेज़ों से। तो फिर उन्होंने, गांधी जी ने अपनी जो 1917 में एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जो भारत का पहला सत्याग्रह था। इससे पहले वे सत्याग्रह कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जो भारत का था ये पहला ही सत्याग्रह था, क्योंकि 1915 में तो वे वापिस आए थे भारत और 1917 में इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस जो सत्याग्रह था चंपारण का, इसका रिजल्ट क्या निकला कि इसको जो है ना समाप्त कर दिया गया अंग्रेज़ों की ओर से। इसके साथ साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया, यानी कि जो अंग्रेज़ कर लेते थे इस भूमि के लिए किसानों से, उसको भी 25% तक कम कर दिया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था और ये भारत का पहला जो है वो सफल आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन कौन सा था, वो था चंपारण। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जब चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो गया 1917 में, उसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने जनगण मन भी लिखा है, उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। तो दोस्तों, जो अहमदाबाद में मिल चलती थी मजदूरों की, 1918 में गांधी जी वहाँ के मजदूरों से मिले, उनकी समस्या थी, उनको समझा। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, हितों में होने वाली योजनाओं पर भी रुकावटें डाली जा रही थी। यानी कि दोस्तों, अंग्रेज़ों से जो है ना वो बहुत परेशान हो गए थे जो वहाँ के मज़दूर थे। तो इसीलिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया था और गांधी जी ने इस समस्या को समझा और उस पर बहुत ही प्रकाश डाला। और दोस्तों, फिर इन समस्या को जब बारीकी से जाना तो उन्हें लगा कि हाँ, वाकई में ये समस्या है। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने मिल के मजदूरों के साथ साथ प्रथम बार भूख हड़ताल की नीति को अपनाया। यानी कि प्रथम बार भूख हड़ताल कौन से उसमें की थी, वो की थी इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और पहला सत्याग्रह कौन सा था, वो है चंपारण सत्याग्रह। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर बार बार पूछा जाता है। इस भूख हड़ताल का परिणाम गांधी जी के पक्ष में आया, यानी कि जो अहमदाबाद के मिल मजदूर का मालिक था उसने गांधी जी की बात को मान लिया। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। और वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए या आंदोलन करने लगे। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, फिर ये खेड़ा गए 1918 में ही। 1918 में ही अहमदाबाद में थे और फिर 1918 में खेड़ा में गए। तो वहाँ पर जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, अंग्रेज़ों जो कर रहे थे, तो वहाँ पर उनकी समस्या को सुना इन्होंने। तो यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट होने जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। मतलब ये था खेड़ा आंदोलन, ये किस पर आधारित था, यहाँ पर जो है सूखा वगैरह पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, तो वहाँ पर किसानों की जो है फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन जो अंग्रेज़ थे
वो जो है टैक्स बराबर ले रहे थे, किसान दे नहीं पा रहे थे। तो फिर यहाँ पर गांधी जी ने आंदोलन किया। यहाँ पर आंदोलन में उनका साथ जो दिया था वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि एकता के विस्मारक बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो खेड़ा में किसने साथ दिया? वो दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो दोस्तों 3 सफल आंदोलन करने के बाद, यानी कि कौन कौन सा, 1917 में चंपारण, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर 1918 में ही खेड़ा, जहाँ पर उनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। उसके बाद 1920 में जब जलियांवाला कांड हो गया 1919, उसके जो विरोध में, और अभी इसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन 1920, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि जो 14 से 1918 तक युद्ध चला, तो वो समाप्त हुआ। तो तब खिलाफत आंदोलन के समय ही 1920 में खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो जब खिलाफत आंदोलन के समय में 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रोलक एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठा दें। यानी कि दोस्तों जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेज़ों ने ये गांधी जी से ये कहा कि अगर आप हमारा साथ इसमें देंगे विश्व युद्ध में, तो हम आपको जल्दी ही आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने इसी लालच में जो भारतीय सेना में, मतलब जो अंग्रेजी सेना थी, उसमें भारतीयों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और इसी के चलते गांधी जी को सरकार का एजेंट, यानी कि अंग्रेज़ों का एजेंट भी संज्ञा दी गई। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों तब 1919 में बहुत लोग इसके विरोध में, जो है ना, जो रोलक एक्ट था, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर अंग्रेज़ों की ओर से जनरल डायर द्वारा भारतीयों पर नरसंहार किया गया, यानी कि वहाँ पर गोलियाँ बरसाई गई बहुत ज़्यादा। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात और याद रखनी है, जिस दिन ये 10 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, उसी दिन एक महान क्रांतिकारी जो कि गरम दल के नेता कहे जाते हैं, उनकी एक मृत्यु हो गई थी। यानी 1 अगस्त 1920, 10 अगस्त नहीं है, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी, जिनकी मराठा और केसरी पत्रकारिता भी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो 1 अगस्त 1920 को जो बाल गंगाधर तिलक जी है, उनका निधन हो गया था। तो फिर क्या हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। तो ये चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो मतलब था वो ये था कि अब जो है ना, कोई भी अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उस समय गांधी जी ने कांग्रेस में के अगस्त में हुए विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, उसमें इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन वहाँ पर उसे जो है अस्वीकार कर दिया। जब अगस्त में प्रस्ताव हुआ तो उसे जो है ना, वहाँ पर वो अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में जो दिसंबर में आयोजित किया गया था, उसमें इस आंदोलन को मंजूरी मिल गई। जो असहयोग आंदोलन था उसको पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर नागपुर के अधिवेशन में उसको मंजूरी दे दी गई। प्रारंभ में जिन नेताओं ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, मतलब गांधी जी का साथ नहीं दे रहे थे जो शुरू में, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो वो थे CR दास, जो चित्तरंजन दास जी के नाम से भी फेमस है, मोतीलाल नेहरू जो कि चाचा नेहरू जी के, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उनके पिताजी हैं, और एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की थी, बाल गंगाधर तिलक जी के, इन्होंने इसमें इनका साथ नहीं दिया था शुरू में। फिर बाद में क्या हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया, लेकिन जो एनी बेसेंट थी
उन्होंने इसको मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। यानी कि जो असहयोग आंदोलन था 1920 का, उसे एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन चल रहा था अपने ज़ोरों शोरों पर, कोई भी जो है ना उनका सहयोग नहीं कर रहा था। इसी बीच क्या हुआ, चोरी चोरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। ये आपको डेट याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो असहयोग आंदोलन था, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद बंद हो गया, यानी कि गांधी जी ने उसको बंद कर दिया। तो वो था चोरी चोरा कांड। ठीक है दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन के बीच में चोरी चोरा जो गोरखपुर में स्थित है, 5 फरवरी 1922 को वहाँ के ग्रामीणों ने वहाँ के पुलिस थाने में 21 सिपाहियों को, जो थानेदार सहित थे, उसमें एक थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, जो 21 सिपाही थे थानेदार के साथ जो है ना, उनको एक कमरे में बंद किया और उसमें आग लगा दी। तो इसी को जो है चोरी चोरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो अभी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, उसे कर दिया है चोरी चोरा घटना, कांड की जगह उसका घटना कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, जो जल गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों क्योंकि गांधी जी थे अहिंसावादी, वे हिंसा चाहते नहीं थे, और इसमें हो गई हिंसा, तो गांधी जी ने सोचा इसको बंद कर दिया जाए। तो फिर क्या हुआ, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है गांधी जी के द्वारा। फिर परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। यानी कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापसी लिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक टिप्पणी की कि ये राष्ट्रीय संकट है। इस फिर चित्तरंजन दास जी जो थे, और लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। यानी कि ये समाप्त नहीं होना चाहिए, ये आगे चलता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये जो असहयोग आंदोलन था, इसमें जो विदेशी वस्त्र थे उनको जो है ना भारतीय द्वारा जलाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। तो जब इसको जलाया जा रहा था, तो जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि इसका मतलब कि इसको विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया उन्होंने, कि ये नहीं किया जानते, कि ये निष्ठुर बर्बादी है। इतना कहकर उन्होंने अपनी टिप्पणी को समाप्त किया था। तो दोस्तों गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था, इसे वापस नहीं लिया जाता तो। लेकिन अगर इसे वापस नहीं लेते तो ये और भी हिंसात्मक हो सकता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ये गांधी जी ने क्यों वापसी किया था असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसमें चोरी चोरा कांड हो गया था। तो दोस्तों आगे जब 1930 आया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो 1930 से 1934 तक चला। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता एक बार की थी, मात्र एक बार। वो भी कब, वो की थी 1924 को। और कहाँ का अधिवेशन था वो था बेलगांव का। ठीक है दोस्तों, मात्र एक बार अध्यक्षता की 1924 बेलगांव में। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक ऐसा समय था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला था। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। पहला चरण था 1930 से लेकर 1931 तक, और दूसरा चरण था 1932 से लेकर 1934 तक। यानी कि 1931 से जो 1932 का समय था वो खाली था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय जो थे उस समय के, लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, और इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने का, सेना का खर्चा कम करने की आदि की मांग की। ठीक है दोस्तों, तो जब 11 सूत्री मांग थी वो किसने रखी थी,
वो रखी थी महात्मा गांधी जी ने, और किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने। और कब रखी थी? फिर रखी थी 1930 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या मांग थी? जो प्रमुख मांग थी वो थी जो भारतीय कैदी थे, मतलब जो भारत के लोग थे जो कैद कर रखे थे अंग्रेज़ों ने, उनको छोड़ने के लिए कहा गया था, और सेना का खर्च कम करने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि जो इरविन था उसने गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद में गांधी जी ने दांडी मार्च भारत, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली, उसका शुभारंभ किया। तो ठीक है दोस्तों, दांडी मार्च की घोषणा कर दी। जो ये दांडी मार्च था यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम को लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था, और इसकी जो दूरी थी वो थी 241 मील। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना कि कितने लोग साथ थे गांधी जी के? वो थे 78 लोग, और इसकी जो दूरी थी वो थी 241 मील। आगे चलते हैं। फिर शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ यह 78 सहयोगी ही थे, लेकिन फिर बाद में दांडी पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च से जुड़ते गए और यह संख्या लाखों में पहुँच गई। यानी कि दोस्तों 78 लोगों से इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया, और फिर बाद में क्या हुआ, यह संख्या लाखों तक पहुँच गई। तो दोस्तों दांडी जब पहुँच गए गांधी जी, वहाँ पर उन्होंने नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया, और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आता है एग्जाम में कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन से की थी? तो वो की थी दांडी मार्च की। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो गांधी युग था इसका पार्ट 1 वो यहीं तक था। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की। और दोस्तों हमारी जो चैनल है धामपुर स्टडी पॉइंट, इसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आगे की यात्रा भी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लें और आसानी से ये यात्रा चलती रहे। और आपके लिए प्यार के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों गांधी युग से 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी SSSC में जो इसका अलग ही टॉपिक है कि गांधी युग, वहाँ से तो आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।